शासन को अपना लक्ष्य पूरा कराना होता है तो खंड विकास अधिकारी फिर सामने होता है, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग की कोई स्कीम हो, चाहे आपकी पशुपालन विभाग की कोई स्कीम हो, चाहे वो राजस्व नहीं है, तो मुझे लगता है कि योजनाओं की बहुत लंबी फ़हरिस्त है। ठीक है, आज की डेट पे सरकार मैंने किसान हैं जिनका राशन कार्ड नहीं बन पा रहा है या इसके लिए कोई क्राइटेरिया दिया गया है सर, जो आप जानकारी दे दें? जिनका भी राशन कार्ड नहीं बना उन सभी के लिए गौशाला सरकार के द्वारा एक बनाया जा रहा है कि गौशालाओं में जितने भी छोटा जानवर हैं उनको वहाँ पर रखा जाएगा, उनके लिए चारे की व्यवस्था होगी, पानी की व्यवस्था होगी। लेकिन जब आप रोड पर निकलते हैं तो देखते हैं पशुओं का जाम लगा रहता है। उनके रख-रखाव की बेहतर व्यवस्था करे, ये उसका दायित्व है, उसका नैतिक दायित्व है, उसका प्रशासनिक दायित्व भी है, वो होना चाहिए। ठीक है? उसमें किसी भी लेवल पे अगर हमारे किसी प्रधान के स्तर पे, हमारे सचिव के स्तर पे, हमारे किसी सेक्टर नोडल के स्तर पे लापरवाही होगी तो उससे कठोर किसी भी मनरेगा में अनुमति नहीं। ठीक है? अगर कहीं भी ये होता है, तो वो अपराध की श्रेणी में है क्योंकि मनरेगा एक गया है कि तमाम सारे पत्रकारों के टेंडर अपने पेपर में प्रकाशित किए जाने के बावजूद भी उनके टेंडर का भुगतान नहीं हुआ है। जबकि अगर उस पर देखा जाए तो उस टेंडर से रिलेटेड जो कार्य हुए हैं उसका विकासखंड विक्रमजोत, चूँकि यहाँ से क्षेत्रीय विधायक अजय सिंह जी हैं, तो कुछ आप ये भी बताइए कि कुछ राजनीतिक दबाव भी रहता है, चूँकि यहाँ के उनके भाई साहब ब्लॉक प्रमुख हैं के सिंह जी और वो विधायक जी हैं, तो यहाँ पर काम करना आपके लिए ये है कि वहाँ पर पंचायत सहायक उपलब्ध नहीं होते हैं, वो घर से अपनी जॉब कर लेते हैं, ड्यूटी लगा देते हैं या कई जगह देखा गया है ना पंखा है, ना कुर्सी है, वहाँ का सब बजट पास। मूल्यांकन कोई दूसरा करे, इस पर मत छोड़िए। आप अपना मूल्यांकन खुद करिए और खुद करते रहिए, अनवरत करिए और ये देखिए कि आपने अपने कर्मों को कितना बड़ा बनाया। आप सभी को नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जगन्नाथ मिश्रा और हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हमारे साथ में विक्रमजोत ब्लॉक से खंड विकास अधिकारी सुनील कुमार कौशल जी आज हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, जो कि आप खंड विकास अधिकारी बने, इससे लेकर और शिक्षा दीक्षा आपने कैसे अर्जित किया, एक खंड विकास अधिकारी के रूप में क्या जिम्मेदारियां होती हैं, क्या योजनाएं विकास खंड विक्रमजोत में चल रही हैं वर्तमान में, चूँकि आपकी यहाँ पर तैनाती है और कुछ समस्याएँ भी जो विक्रमजोत ब्लॉक की हैं, इन तमाम सारी बातों पर हम फ़ोकस करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ में खंड विकास अधिकारी विक्रमजोत सुनील कुमार कौशल जी हमारे चैनल पर जुड़े हुए हैं हमसे बातचीत करने के लिए। सर हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का, सारे व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। सर सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगा कि आप विक्रमजोत ब्लॉक में खंड विकास अधिकारी के पद पर यहाँ पर तैनात हैं, अपनी सेवा दे रहे हैं। क्या ज़िम्मेदारियाँ होती हैं इस पद को लेकर? देखिए, खंड विकास अधिकारी का जो पद है, वो एक तरह का मॉनिटरिंग और सुपरवाइज़री पद है। विकास खंड में बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, जो काम करते हैं। खंड विकास अधिकारी का जब पद बनाया गया, तो एक लोक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना को पूरा करने के लिए जितनी भी डेवलपमेंटल स्कीम्स थी, उनको एक बैनर के नीचे लाया गया, जिसको अम्ब्रेला कहा जाता है और एक एपीसी अम्ब्रेला का कॉन्सेप्ट लागू किया गया, जिसके नीचे 36 डिपार्टमेंट थे, जो उनके नीचे काम करते हैं। एपीसी अम्ब्रेला में ही शासन स्तर पे एपीसी साहब होते हैं, डिस्ट्रिक्ट स्तर पे सीडीओ साहब का पद बनाया गया और विकास खंड स्तर पे खंड विकास अधिकारी का पद बनाया गया। तो उन 36 डिपार्टमेंट्स को कोऑर्डिनेट करना, उनकी मॉनिटरिंग करना, उनकी जो समस्याएँ आती हैं उनको स सॉर्ट आउट करना, ये मूल काम है जो खंड विकास अधिकारी का बनाया गया। ठीक है? हालाँकि धीरे-धीरे इसमें ग्रेजुअल बहुत सारे डिटेरियोरेशन हुए हैं। बहुत सारे डिपार्टमेंट अलग-अलग, अलग-अलग होते गए और बट आज भी ये है कि जब डिपार्टमेंट फ़ेल करता है, काम आ जाता है और जब शासन को अपना लक्ष्य पूरा कराना होता है तो खंड विकास अधिकारी फिर सामने होता है। चाहे वो स्वास्थ्य विभाग की कोई स्कीम हो, चाहे आपकी पशुपालन विभाग की कोई स्कीम हो, चाहे वो राजस्व की कोई हो, मतलब जिसमें भी जहाँ पे भी गैप होता है, तो वहाँ फिर एज़ ए बीडीओ, एज़ ए खंड विकास अधिकारी फिर हम लोगों की भूमिका होती है कि हम लोग अपनी विभागीय स्कीम्स को तो लीड करें ही, साथ ही सबको कोऑर्डिनेट करने के लिए उनके बीच में भी कोऑर्डिनेटिंग मैकेनिज़्म के रूप में एक हम लोग बॉडी बन कर के उभरें। सर एक बड़ी ज़िम्मेदारी ये आपको मिली हुई है, लेकिन मैं जानना चाहूँगा कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? चूँकि आपने पढ़ाई किया, फिर आप बीडीओ बने, तो इस बीच का दौर कैसा रहा? मतलब आप मेरा क्वालिफ़िकेशन बैकग्राउंड जानना चाहते हैं। अगर इसमें कहा जाए तो 5th तक की जो मेरी स्कूलिंग है वो मेरे लोकल वहाँ पे जो मॉडल पब्लिक एक स्कूल हुआ करता था हमारे यहाँ अमेठी में, वहाँ से हुई जामू ब्लॉक में। उसके बाद जो 6th से 12th तक की जो पढ़ाई मेरी रही वो जवाहर नवोदय विद्यालय अमेठी में रही। जवाहर नवोदय विद्यालय एक इंस्टीट्यूट है, आप सब लोग अवगत हैं। तो मैं उसका स्टूडेंट रहा, उसके बाद फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का मैं छात्र रहा और वहाँ से मेरा यूजी हुआ। यूजी मतलब ग्रेजुएशन करने के बाद कंप्लीट करने के बाद मैं सिविल सर्विसेज़ की तैयारी में आ गया। फिर बीच में मैंने इस तैयारी के दौरान ही फिर अपना पीजी कंप्लीट किया और पीजी में अपीयरिंग में ही मुझे जेआरएफ मिल गया।
तो जूनियर रिसर्च फेलोशिप जब मिल गया तो मैंने डॉक्टरेट के लिए रिसर्च के लिए अप्लाई किया, बट उसी दौरान फिर मेरा सिलेक्शन हो गया, तो मैं यहाँ आ गया। सर, अब मैं जानना चाहूँगा कि जैसे आप विक्रम जोत ब्लॉक पर बीडीओ के पद पर यहाँ पर सेवाएँ दे रहे हैं, तो यहाँ पर यहाँ की जनता के लिए जो आपको जनता सुनेगी, उन सभी के लिए ऐसी क्या योजनाएँ वर्तमान में चल रही हैं जिनका फ़ायदा लोगों को मिल भी रहा है या तमाम सारे लोगों को जानकारी नहीं है, जो आप जानकारी देना चाहें? देखिए, अगर विकासखंड स्तर से आप ये जानना चाहेंगे कि कौन-सी योजनाएँ चल रही हैं, तो मुझे लगता है कि योजनाओं की बहुत लंबी फ़हरिस्त है, ठीक है? आज की डेट पे सरकार, मैंने कहा ना कि कल्याणकारी गवर्नमेंट का जो स्वरूप है, जैसे ही देश स्वतंत्र हुआ तो हमारे डीपीएसपी में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो निदेशक तत्व थे, उसमें कल्याणकारी राज्य का संकल्पना हमने लिया और उसमें ये था कि हर व्यक्ति को जिन जगहों पे वो डिप्राइव्ड है, तो चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जो भी है, उससे एम्पावर करना सरकार का लक्ष्य था। और उस लिहाज से जो जितना भी मतलब स्कीम्स हैं, वो ब्लॉक लेवल पे आकर के संकेंद्रित हो जाती हैं, ठीक है? जैसे अभी वृद्धा पेंशन है, तो वृद्धा पेंशन के जो भी वृद्ध हैं, उनको पेंशन नहीं मिली तो उनको फॉर्म अप्लाई करना चाहिए, वृद्धा पेंशन उनकी बनती है। विधवा पेंशन है, तो विधवा पेंशन का है, ठीक है? दिव्यांग पेंशन है, दिव्यांग पेंशन है। ठीक है? तो बहुत सारी राशन कार्ड है, किसी को भोजन मान लीजिए वो गरीब है और अपने भोजन की सर, आज के टाइम में अभी आपने राशन कार्ड का ज़िक्र किया। मैं देख रहा हूँ ग्राउंड पर तमाम सारे लोग परेशान हैं जिनका राशन कार्ड नहीं बन पा रहा है या इसके लिए कोई क्राइटेरिया दिया गया सर जो आप जानकारी दे दें? जिनका भी राशन कार्ड नहीं बना उन सभी के लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, इसमें मैं अपने सभी व्यूअर्स को ये कहना चाहूँगा कि देश में जब नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट लाया गया, तो 80% आच्छादन की बात की गई है, ठीक है? तो शामिल करने का क्राइटेरिया बहुत ही वास्ट है। मतलब 80 पर जब हम पूरी आबादी में से 80% लोगों को आच्छादित करना चाहते हैं, यानी 20% को निकालना चाहते हैं। तो बड़ा मतलब ये चिंताजनक है हम लोगों के लिए और सोसाइटी के लिए एक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूँगा कि ऐसे लोग जिनको नहीं आना चाहिए उसका क्राइटेरिया फिक्स है, ठीक है? फोर व्हीलर है, फ्रिज है, तो नहीं आना चाहिए, ठीक है? तो ऐसे लोग अगर हैं तो उन सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि उनको तो अपने का हटा लेना चाहिए और जो शामिल होने का क्राइटेरिया है वो सबके लिए मतलब सबके लिए है, 80% के लिए है, तो कोई भी व्यक्ति जो एक्सक्लूज़न के क्राइटेरिया में नहीं आता है उसको अप्लाई करना चाहिए और वो अप्लाई करता है तो उसको मिलता भी है और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग जो आपने कहा है ये बिल्कुल गलत है। आज की डेट पे शायद परसेंटेज में 1 आध % लोग होंगे जो एक्चुअल पात्र हैं और वो छूटे हुए हैं। ये 1% हो सकता है। अन्यथा वो 1% से भी कम। उनका कैसे बन सकता है? चूँकि सर क्या ग्राम पंचायत में कोई नंबर होता है कि इतने नंबर तक ही राशन कार्ड बन सकता है या फिर बाद में? जो यूनिट है वो फिक्स होती है, उसका 80% तक उनको मिल सकता है। तो सिंपल सा तरीका है कि वो अपना एक आवेदन होता है, प्रोफ़ार्मा होता है, उस प्रोफ़ार्मे पे भर कर के वो अप्लाई कर देंगे और जो ग्राम पंचायत सचिव है, उनके पास फ़ॉर्म आ जाता है, वो उसको वेरीफ़ाई कर लेते हैं। वेरीफ़ाई करने के बाद वो फ़ॉर्म ब्लॉक पे आ जाता है। हमारी तरफ से कवरिंग लग कर के सप्लाई इंस्पेक्टर के पास चला जाता है। सप्लाई इंस्पेक्टर उसको ऑनलाइन कर देते हैं और उनका बन जाता है। सर, मैं सबसे बड़ी एक समस्या का ज़िक्र करना चाहूँगा जो मुझे लगता है पूरे ब्लॉक की समस्या है या हर जगह आप कहीं भी आते-जाते हैं, आप भी देखते हैं सर, गौशाला सरकार के द्वारा एक बनाया जा रहा है कि गौशालों में जितने भी छुट्टा जानवर हैं, उनको वहाँ पर रखा जाएगा, उनके लिए चारे की व्यवस्था होगी, पानी की व्यवस्था होगी। लेकिन जब आप रोड पर निकलते हैं, तो देखते हैं पशुओं का जाम लगा रहता है। तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि सर ऐसा कोई आप कदम उठाएँगे चूँकि किसी ग्राम पंचायत या किसी गौशालों को लेकर जब कभी खबर चलती है कि वहाँ पर भूसे की समस्या है, वहाँ पर पानी की समस्या है, तो एक ग्राम पंचायत की बात होती है, तो वहाँ पर अधिकारी जाते हैं और काम भी होता है, मैं ये नहीं कहूँगा काम नहीं होगा। लेकिन ये पूरे ब्लॉक की समस्या है, तो ऐसी कोई आप कदम उठाएँगे कि जिस ग्राम पंचायत में या जिस रोड में वो पशु आ रहे हैं, उनके प्रधान के ऊपर कार्रवाई होगी या सेक्रेटरी के ऊपर कार्रवाई होगी या इसके लिए क्या रास्ता आप निकालेंगे? देखिए, आप ने जो मुद्दा उठाया है, वो वास्तव में इतना संवेदनशील है आज की डेट पे। इसको जब आप समस्या कह रहे हैं, तो मैं सभी व्यूअर्स से एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि और आपसे भी एक मेरा मतलब एक क्रॉस क्वेश्चन है कि जो गौवंश हैं, वो समस्या है क्या? उनका उनका रख-रखाव, उनकी व्यवस्था करना वो समस्या है, उसको मैं मान सकता हूँ। लेकिन गौवंश जो बाहर है, वो समस्या नहीं है, वो समस्या बनी हुई है। कुछ वैसे इसको इस रूप में समझिए कि आज की डेट पे हमारा समाज इतना उपयोगितावादी हो गया है। 1 साल का बछड़ा, ठीक है? वो रोड पे दिख रहा है। वो कहाँ आकाश से तो टपका नहीं। हमने अपने घर से छोड़ नहीं दिया, ठीक है? ना सरकार ने उसको छोड़ दिया है। वो यही इसी विकास खंड में किसी के घर का है। लेकिन हम इतने उपयोगितावादी हो गए हैं और वो उसमें कहने में कोई गुरेज नहीं। अगर हम आज की डेट पे इतने
सेल्फिश हो जा रहे हैं कि हम अपने माँ-बाप को छोड़ने के लिए तैयार हैं, तो जानवर को छोड़ने में तो कोई ब बड़ा वो नहीं है। लेकिन मैं सबसे एक चीज़ रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर वही गाय होती, वो बछिया होती, तो क्या आप छोड़ दिए होते? आपके आपके बेटा होता है तो आप उसको तो चिपका लेते हो। बिटिया होती है तो उसको भी उपयोगितावादी दृष्टिकोण से देखते हैं। तो जेंडर यहाँ पे बछिया होगी तो रखेंगे, बछड़ा होगा तो छोड़ देंगे। वहाँ बेटा होगा तो उसको गले से लगाएँगे, बिटिया होगी तो उसको मतलब एक सेकेंडरी ट्रीटमेंट करेंगे। ये जो अप्रोच है ना, ये एक सोशल प्रॉब्लम है। मैं ये मानता हूँ कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम है ही नहीं, ये सोशल प्रॉब्लम है और इसका समाधान कोई ना एक वीडियो कर सकता है, ना कोई एक प्रधान कर सकता है, ना कोई सेक्रेटरी कर सकता है, ठीक है? ये तभी हो सकता है जब हम ये बात समझें कि ये हम सबकी प्रॉब्लम है। एक व्यक्ति एक बछड़ा जब अपने घर से छोड़ देता है, तो 20 लोगों के लिए संकट हो जाता है। 20 के खेतों में चरने के लिए घूमता है। वो व्यक्ति अगर अपने घर में उसको रख लेता, तो 20 लोगों की समस्याएँ सॉल्व हो जाती हैं। बट 20 लोग मिल कर के 1000 लोगों के लिए समस्या बन रहे हैं, ठीक है? तो इसमें तो हम सबको हाथ मिलाना पड़ेगा। कोई खिला नहीं सकता है, उसके लिए भी सरकार ने व्यवस्था की कि भाई आप मत छोड़ो, आप अपने पास रख लो और कोई भी अगर छुट्टा जानवर को अपने घर में आश्रय देगा तो उसको भी ₹900 महीने के हिसाब से दिया जाएगा, ठीक है? गौवंश और गौ की जो प्रजाति है, वो पूजनीय है हमारे समाज में, ठीक है? चाहे वो बछिया के रूप में हो, तो कामधेनु मानी जाती हैं और जो बैल के रूप में होती हैं, तो नंदी माने जाते हैं। ऐसे समाज में भी जिनको हम पूजनीय मानते हैं, अगर हम उसको समस्या के रूप में देख रहे हैं, तो हमको अपने विचारधारा पे एक बार विचार करने की ज़रूरत है। इसमें समस्या आपने हमसे क्रॉस क्वेश्चन किया। समस्या तब होती है जब रोड पर जानवर खड़े रहते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है या फसल किसानों की फसल खा लेते हैं। सर मैं आपसे मांग करूंगा या ऐसी कोई आप दिशा निर्देश अपने ब्लॉग पर जारी करें कि जिसके क्षेत्र में ऐसे झुंड के झुंड ये जानवर पाए जाएंगे, उस ग्राम प्रधान की जवाबदेही तय हो या सेक्रेटरी की, या वहाँ के लोग अगर कोई छोड़ रहा है तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं एग्ज़ैक्टली वही बात बोल रहा हूँ कि ये कार्यवाही तो होनी चाहिए, लेकिन कार्यवाही के साथ-साथ जब तक जैसे जो मैं कह रहा हूँ ना कि एक कहीं किसी एक जगह पे जो 100 जानवर आके बैठ गए या 10 जानवर आके बैठ गए 2 या 4 जानवर समस्या नहीं है। जब ये मतलब मॉब में हो जाते हैं, भीड़ में हो जाते हैं, ठीक है? तो वो समस्या है। हालाँकि हम लोग इसके बावजूद हमारा प्रयास ये है कि पर डे हमारे कैटल कैचर निकल रहे हैं। आज भी गौवंश आश्रय स्थल पे हम लोगों ने 7 जानवर को पकड़वा करके मल्लूपुर में छुड़वाया। पर डे जानवर कैटल कैचर निकलते हैं, पकड़े जाते हैं, उनको ले जाकर छोड़ा जाता है। बट इनके बावजूद एडमिनिस्ट्रेशन जो जानवर संरक्षित हैं, उनकी देख-रेख, उनके रख-रखाव की बेहतर व्यवस्था करे, ये उसका दायित्व है, उसका नैतिक दायित्व है, उसका प्रशासनिक दायित्व भी है, वो होना चाहिए। ठीक है? उसमें किसी भी लेवल पे अगर हमारे किसी प्रधान के स्तर पे, हमारे सचिव के स्तर पे, हमारे किसी सेक्टर नोडल के स्तर पे लापरवाही होगी तो उसपे कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है? और मैं करता हूँ लास्ट लास्ट मंथ में 3 सेक्रेटरियों के हमारे वेतन रुके हुए हैं, पूरे 1 महीने के वेतन रुके हुए हैं। ठीक है? लेकिन उसके बावजूद जो मास लेवल पे जो ये समस्या है, उसका समाधान करने के लिए मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा आपके चैनल के माध्यम से आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इस पे एक चर्चा होनी चाहिए कि हम मतलब माँ-बाप को छोड़ने की जो परंपरा हमने शुरू की है कि वृद्ध हो गए अब यूज़लेस हैं तो चलो छोड़ दें। इसको ख़त्म करना चाहिए। बैल एक होरी की कथा थी प्रेमचंद जी की। एक बैल जब अनुपयोगी हो जाता है और वो होरी उसको जब बेच देता है, ठीक है? तो फूट-फूट के रोता है। अंत में ले भी आता है उसको, ठीक है? तो प्रेमचंद्र आज के 50 साल पहले जिन चीज़ों को देख रहे थे और समाधान भी दे रहे थे, वो समाधान आज भी है। हम ही आप मिलके कर सकते हैं और मुझे लगता है उस पे प्रयास करने की ज़रूरत है। सर मनरेगा के तहत तमाम सारे कार्य हो रहे हैं। इसमें कई बार आप ये देखते हैं कि कई जॉब कार्ड्स कई ग्राम पंचायतों में फर्जी भी पाए जाते हैं। तमाम ये पूरे मैं ब्लॉक की बात कर रहा हूँ, तो इसको लेकर क्या गाइडलाइंस चल रही हैं जो आप लोगों को सही जानकारी देना चाहें? तमाम सारे प्रधान भी हैं, उनको जानकारी नहीं होती है, तमाम आम नागरिक हैं, उनको भी अपने अधिकारों की जानकारी नहीं होती, क्योंकि जॉब कार्ड्स बने रहते हैं लेकिन काम जेसीबी से हो जाता है, उनका बजट भी पास हो जाता है। तो इस पे आप उन लोगों को क्या चेतावनी देना चाहेंगे जो ऐसा काम कराते हैं, या क्या जानकारी देंगे? देखिए आपने 2 चीज़ें अलग-अलग उठा दी हैं, दोनों मिक्स कर दी हैं बेसिकली। आपने एक तरफ कहा है कि जॉब कार्ड कुछ ऐसे जॉब कार्ड जो फर्जी हैं। दूसरी तरफ आपने कहा कि जेसीबी चल गई, ठीक है? ये दोनों अलग-अलग समस्याएँ हैं। जॉब कार्ड जो मतलब फेक जॉब कार्ड की जो आप बात कर रहे हैं, हम ब्लॉक ही नहीं, शासन स्तर पे इस पे बहुत ही स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग हो रही है। और आपको जान कर के अच्छा लगेगा कि आज की डेट पे जितने हमारे एक्टिव वर्कर हैं, एक्टिव वर्कर जिन्होंने एक भी दिन पिछले 2 सालों में काम किया, उनको हम एक्टिव वर्कर कहते हैं। तो पूरे विकासखंड में एक्टिव वर्कर के रूप में अगर देखा जाए तो केवल आज की डेट पे हमारे पास 38 लोग बचे हैं,
ठीक है? 38,000 में, जिनमें से मतलब 38,000 टोटल हैं, जिसमें से 23,000 समथिंग में केवल मतलब 500 से भी कम संख्या आ गई, 358 के आसपास है। इतने लोग बचे हुए हैं जिनका हमको आधार लिंक करना है, यानी उनका वेरिफिकेशन कराना है, मतलब 38 का। बाकी हमारे हो चुके हैं वेरीफाई, ठीक है? तो वेरिफिकेशन इसका मतलब हो चुका है। दूसरा, जो टोटल वर्कर हैं, मतलब जितने भी जिनका भी कार्ड बना है, वो काम करते हैं या नहीं करते, उनका वेरिफिकेशन चल रहा है और वो संख्या 1000 में है। मुझे लगता है अगले 1 हफ्ते के अंदर उनको भी हम लोग खत्म कर देंगे। तो विकासखंड में जो ये आप कह रहे हैं, ये शासन भी इसकी मॉनिटरिंग कर रहा है, हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि विकासखंड में कोई भी व्यक्ति जो काम करने वाला है, उसका आधार हो, उसका खाता नंबर हो, उसका वेरिफिकेशन हुआ हो, तभी वो जॉब कार्ड होल्डर हो। आपने दूसरा जो कहा है कि जेसीबी मनरेगा में अनुमति नहीं, ठीक है? अगर कहीं भी ये होता है, तो वो अपराध की श्रेणी में है, क्योंकि मनरेगा एक अधिनियम है जिसको लाया ही इसलिए गया था कि जो अकुशल श्रमिक हैं, उनको काम दिया जा सके, ठीक है? तो ऐसे में जो अकुशल श्रमिक हैं, उनको लगाने के लिए कार्रवाई मतलब डिमांड जनरेट होती है, वो लोग डिमांड पुट अप करते हैं, उस पे होता है। और आज की डेट पे मनरेगा में 10 कमियाँ होंगी, ठीक है? जिसको लगातार दूर करने का प्रयास सरकार कर रही है, हम लोग कर रहे हैं। लेकिन हज़ार अच्छाइयाँ हैं, ठीक है? इस रूप में आप सोचिए कि एक गाँव में जो व्यक्ति जिसके हाथ में कोई कुशलता नहीं थी, वो आज की डेट पे अपने गाँव में अपने बच्चों के साथ में रह कर के पर डे के आधार पे मज़दूरी करता है और मज़दूरी पाल लेता है। मनरेगा में काम करने वाले 40 से 45% महिलाएँ हैं और वो श्रम है जिसको किसी भी घर में कहीं पे भी कोई काम ना मिलता। लेकिन आज वही महिलाएँ मनरेगा साइट पे जाकर के काम करती हैं और उनको मज़दूरी मिलती है, तो उनका घर चलता है। तो मनरेगा में महिलाएँ हैं, मनरेगा में बहुत सारे वृद्ध हैं, जिनको ऑर्गेनाइज़ सिस्टम में, ऑर्गेनाइज़ उसमें किसी प्राइवेट सेक्टर में जाकर के आप कहिए कि दिन भर वो मज़दूरी करते और फिर उनको ₹300 मिलता, तो वो नहीं करने में सक्षम हैं। लेकिन मनरेगा में वो काम करते हैं, मनरेगा में उनको वो जो मनरेगा के नियमों के तहत काम करते हैं और उनको मज़दूरी मिलती है, क्योंकि वो घर पे ही रह कर के वो काम कर पा रहे हैं। तो मैं इस लिहाज से कहूँगा कि अकुशल श्रमिकों को सम्मान देने के लिए अगर कोई स्कीम है, तो मनरेगा डेफ़िनिटली वो काम कर रही है। सर, एक समस्या पत्रकारों की आ रही है, इस ब्लॉग पर देखा गया है कि तमाम सारे पत्रकारों के टेंडर अपने पेपर में प्रकाशित किए जाने के बावजूद भी उनके टेंडर का भुगतान नहीं हुआ है। जबकि अगर उस पर देखा जाए तो उस टेंडर से रिलेटेड जो कार्य हुए हैं, उसका भुगतान हो चुका है। अगर चाहे 22-23 और 21-22 की बात की जाए या 23-24 का ये जो चल रहा है, इस पर आप क्या जानकारी देंगे सर? देखिए, मैं एक चीज़ ये कहूँगा कि जो ये समस्या है, ये टू वे है, ठीक है? लास्ट टाइम जो ये इस साल की कोई एक समस्या आप मुझे एक सिंगल समस्या नहीं गिना सकते हैं, क्योंकि नहीं, ये कई साल की, पिछले कई सालों की है। मैं पिछले साल की भी इसीलिए बोल रहा हूँ कि इस साल की आप कोई एक सिंगल समस्या हमको नहीं बता पाएँगे। सब पिछले साल की समस्या आप हमको बता रहे हैं। जो भी मेरे पास आ रहे हैं, वो आते हैं कि साहब पिछले साल में ऐसा हुआ है, पिछले साल में ऐसा हुआ। रीज़न क्या है? बहुत सारी जगहों पर जब मैंने एनालिसिस किया है, तो ऐसी स्थिति है कि वहाँ पर रिटर्न ऑर्डर जारी नहीं है और टेंडर निकला हुआ है, ठीक है? जब मैं अपने ग्राम पंचायतों को कहता हूँ, तो कहते हैं साहब हमने ऑर्डर किया नहीं था, टेंडर निकल गया था, इसलिए हम भुगतान नहीं कर पा रहे। दूसरी जगह कि टेंडर निकलने के 15 दिन के अंदर बिल वाउचर दे करके उसको फ़ॉलो अप हो जाना चाहिए, ठीक है? लेकिन 1-1 साल तक चीज़ें लिंगर ऑन हैं, ठीक है? तो उसके संदर्भ में दोनों स्तरों पे, एक तो सभी मीडिया बंधुओं से मैंने रिक्वेस्ट करके सबका आरओ मंगवाया, इसीलिए आरओ को बंच अप करके मैंने पत्र जारी किए हैं और मतलब जो बहुत बल्क में थे, वो धीरे-धीरे कम हो गए हैं और अभी कुछ-कुछ जगहों पे कुछ-कुछ ग्राम पंचायतें बची हुई हैं। दूसरा, इस बार हम लोगों ने बहुत स्ट्रिक्टली वो कर दिया था, रूल बना दिया था कि हर ग्राम पंचायत अपनी रिटन ऑर्डर अपने टेंडर के साथ जारी करेगी, उसकी एक प्रतिलिपि कार्यालय में जमा करेगी। और इस बार ऐसा हुआ है, पहली बार हम लोग देख रहे हैं विक्रमजोत में कि कोई भी हमारे मीडिया बंधु कोई नहीं आ रहे हैं, जो ये कह रहे हो कि साहब इस साल का हमारा टेंडर है और भुगतान नहीं हो पा रहा है, ठीक है? तो दोनों स्तर पे मुझे लगता है इसको बेटर करने की ज़रूरत है, बिना आरओ लिए, ठीक है? एक भी निकलना नहीं चाहिए, क्योंकि हम अपने घर में एडवर्टाइज़मेंट नहीं कर रहे हैं। हम एडवर्टाइज़मेंट किसी इंस्टीट्यूशन में कर रहे हैं। तो इंस्टीट्यूशन जब तक और इंस्टीट्यूशन का ही कर रहे हैं। हम आप बैठे हैं, व्यक्तिगत हमारे आपके संबंध हो, मैं आपसे कुछ कह दूँ, आप मुझसे कुछ कह दीजिए, ठीक है? हम आपस में लेन-देन कर लें, वो एक अलग चीज़ हो सकती है। लेकिन जब हम इंस्टीट्यूशनल लेवल पे बात कर रहे हैं कि विकासखंड एक इंस्टीट्यूशन है, मीडिया एक इंस्टीट्यूशन है, तो ग्राम पंचायत अगर किसी को कोई ऑर्डर दे, तो ऑन पेपर होना चाहिए। और अगर ये ऑन पेपर का सिस्टम प्रॉपर चले, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई कोई भी व्यक्ति ये डिनाई कर पाएगा कि मैं भुगतान नहीं करूँगा, ठीक है? तो एक बड़ी समस्या आ रही है सर, इसका निदान आपसे लोग चाहते हैं। हाँ, तो इसका मैंने वही कहा कि इसको रिटर्न जो ऑर्डर है,
वो आना चाहिए, उसको रख कर के और जिन ग्राम पंचायतों के पेंडिंग है, जिन मीडिया कर्मियों के पेंडिंग है, हम लोग उसको सॉर्ट आउट करा रहे हैं। सर, अब मैं आपके व्यक्तिगत जीवन के बारे में बात करना चाहूँगा। आप एक सफल अधिकारी के रूप में जाने जाते हैं, एक मेहनती अधिकारी के रूप में आपका चेहरा है लोगों के सामने। तो ये सफलता का राज क्या है सर? देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं सफल अधिकारी हूँ, क्योंकि सफलता बड़ा सापेक्षिक सा वो है। बट मुझसे अगर मेरे बारे में आप मेरी राय वो जानना चाहते हैं, मेरे व्यूज़ जानना चाहते हैं, तो मैंने कई बार अपने वीडियोज़ के माध्यम से भी और लोगों के साथ भी में 2 चीज़ें मैं कहता हूँ। पहले तो आपका जो काम है, जो वर्कलोड है, वो वर्कलोड तभी होता है जब आप उस वर्क को एन्जॉय नहीं करते हो। ठीक है? आप जो कर रहे हो उसको एन्जॉय करिए, क्योंकि जो काम आपको पहचान देता है, आपको सम्मान देता है, जिस काम से आपका परिवार चलता है, आपको आपकी बच्चे पलते हैं, ठीक है? उस पद को, उस काम को खुद एन्जॉय करिए, उसके साथ एक लगाव रखिए, और जब आप लगाव रखेंगे, एन्जॉय करेंगे, तो काम अपने आप बेटर हो जाएगा। ठीक है? तो एक तो ये, दूसरा कई बार प्रशासनिक सिस्टम में बहुत सारे वर्कलोड एक साथ बढ़ जाते हैं। तो उसके संदर्भ में मेरा अपना ओपिनियन ये होता है कि हम कितने भी कामों से लद जाएँ, बट करते एक बार में एक ही हैं। तो एक सिद्धांत ये होना चाहिए कि जिस काम को जिस समय करिए, उसको बेटर करने की कोशिश करिए, और उस समय उसी को करने की कोशिश करिए। अगर आप और भी 4 कामों के दबाव में रहेंगे उस समय, तो आप चारों को नहीं कर पाएँगे। बट एक को करेंगे, तो एक को बेटर कर लेंगे और कर पाएँगे आप एक ही काम। तो अगर हम अपने टाइम को मैनेज कर लें, अपने कार्य को मैनेज कर लें, कौन प्रायोरिटी का काम है, कौन हम 1 दिन पोस्टपोन कर सकते हैं, किनको 5 दिन पोस्टपोन कर सकते हैं, ये हम अपनी एक रणनीति बना लें, तो चीज़ें सुगम हो जाती हैं। सर, इसी में एक क्वेश्चन और मेरे पास है क्लास में। ये जो ब्लॉक है आपका, जो ये वर्किंग एरिया है विकासखंड विक्रमजोत, चूँकि यहाँ से क्षेत्रीय विधायक अजय सिंह जी हैं, तो कुछ आप ये भी बताइए कि कुछ राजनीतिक दबाव भी रहता है, चूँकि यहाँ के उनके भाई साहब ब्लॉक प्रमुख हैं के सिंह जी, और वो विधायक जी हैं, तो यहाँ पर काम करना आपके लिए एक बड़ा दबाव रहता है। नहीं, देखिए, ये इसको मैंने दबाव क्यों मानते हैं? देखिए, जनप्रतिनिधि जनता के प्रतिनिधि हैं, ठीक है? जनता की अपेक्षाओं को वो अपने ऊपर लेके चलते हैं, ठीक है? तो वो जब भी उनके पास कोई जाएगा, तो वो बात अपनी रखेंगे, ठीक है? प्रशासनिक मशीनरी क्या है कि जनता की सारी अपेक्षाएँ पूरी नहीं कर सकती, ठीक है? तो उनके शब्दों को, उनके कथनों को आप अगर बोझ समझ लेंगे और ये सोचेंगे उससे टसल पैदा करेंगे, तो आप फिर दबाव में आएँगे। और उनके कथनों को आप एक अपेक्षाएँ, लोगों की अपेक्षाएँ समझ के वो करेंगे और उनको सही बात कम्युनिकेट कर देंगे। तो मुझे लगता है कि कोई भी माननीय, ऐसा नहीं होता है कि वो मतलब चीज़ों को नहीं समझते हैं, ठीक है? हर मेरा अपना अनुभव ये है, मेरा ये 6वाँ 7वाँ विकासखंड है, और संयोग से मैंने जहाँ भी जिस भी ज़िले में रहा, वहाँ पे वहाँ के जो सबसे ताकतवर जनप्रतिनिधि थे, उनके साथ काम किया। आपके फैज़ाबाद में रहा हूँ, तो मित्रसेन जी का गढ़ था वो, जहाँ पे मैंने जॉइन किया अपनी नौकरी। गोरखपुर में रहा, तो वहाँ जो है आपके मार्कंडेय चंद जी का वो था, ठीक है? चंद परिवार ही प्रमुख थे वहाँ पे। और यहाँ पर हूँ, तो विधायक जी के भाई साहब ही प्रमुख हैं। तो मतलब हम सब में देखें, तो सब लोग अपने एक मतलब स्टेचर वाले जनप्रतिनिधि थे। बट सब तक बात मेरी जब गई है, तो उन लोगों ने उसको कंसीडर किया है। तो मुझे नहीं लगता है कि इस तरह का कोई टसल होता है किसी के बीच में। हाँ, अपनी बात आप प्रॉपर्ली बहुत हम्बली उन तक पहुँचाइए, और जहाँ आपकी पेन नहीं चल सकती, आपको लगता है कि आपके नहीं अलाउ होती, वहाँ उनको कम्युनिकेट कर दीजिए। सर, एक अंतिम मेरा प्रश्न रह गया है। इस ब्लॉक में अगर देखा जाए तमाम सारे पंचायत भवन बनाए गए हैं, और वहाँ पर अगर जाया जाए, देखा जाए, तो वहाँ पर तमाम सारे ग्राम पंचायतें हैं। मैं संयुक्त रूप से पूरे ब्लॉक की बात कर लूँगा कि अब किसी एक ग्राम पंचायत का नाम लेना ठीक नहीं है कि वहाँ पर पंचायत सहायक उपलब्ध नहीं होते हैं। वो घर से अपनी जॉब कर लेते हैं, ड्यूटी लगा देते हैं, या कई जगह देखा गया है ना पंखा है, ना कुर्सी है, वहाँ का सब बजट पास हो गया है। तो उन सभी के लिए आप क्या मैसेज भेजेंगे? देखिए, इस पे मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि कुछ चीज़ें परंपरा पैदा करती हैं, एक ट्रेंड पैदा करती हैं। जो ट्रेंड है, जो कल्चर है, वो कल्चर कभी एक दिन का नहीं होता है। वो सने-सने बनता है, ठीक है? तो ये जो अभी प्रोसेस चल रहा है, वो एक तरह का कल्चरल डिफरेंस पैदा करने जा रहा है। जब संकल्पना ये रही हो कि शासन विकासखंड से चलता रहा हो, ठीक है? संकल्पना ये रही हो कि शासन जिले से चलता रहा हो, ठीक है? वहाँ पे ये सोचना कि हम सर्विसेज़ को, डिलीवरी सिस्टम को अपनी ग्राम पंचायत तक ले जाएँगे, ठीक है? तो विकासखंड को इंस्टीट्यूशलाइज़ एक दिन में नहीं हुआ। विकासखंड भी इंस्टीट्यूशलाइज़ आज पिछले 60-70 सालों में हुआ है, ठीक है? ऐसे ही जो पंचायतें हैं, वो धीरे-धीरे इंस्टीट्यूशलाइज़ हो रही हैं,
और जो आप समस्या बता रहे हैं वो कुछ की हो सकती हैं। बट 79 में हमारी मतलब कम से कम 80-85% ऐसी ग्राम पंचायतें होंगी जहाँ पे चीज़ें व्यवस्थित हो गई हैं। वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप है। हाँ, ये बात कि सुबह 10 से लेकर के 5 तक बैठने का जो ये ट्रेंड है, ये मैंने कहा ना कि धीरे-धीरे लगातार मॉनिटरिंग हो रही है, लगातार ब्रीफिंग हो रही है, लगातार दोनों चीज़ें कि एक उन पर दबाव भी रखा जा रहा है, उनको मोटिवेट किया जा रहा है और जैसे-जैसे लोग जब आप सर्विस देने लगते हैं और लोगों को उससे फ़ायदा होने लगता है, तो देने वाले को जैसे मैं बैठा हूँ, दिन भर बैठा रहूँ मैं, मान लीजिए, ठीक है? अब विकास फंड में मुझे कोई पूछने ना आए, तो मुझे लगे यार मेरे बैठने से क्या फ़ायदा है, ठीक है? लेकिन लोग आते हैं, उनकी समस्याएँ सॉर्ट आउट होती हैं, तो हमको भी एक मनोबल बढ़ता है कि नहीं यार मेरे होने से ये फ़ायदा है, तो मैं बैठता हूँ वहाँ पे, ठीक है? ऐसे ही पंचायत सहायक, सचिव, ग्राम पंचायतों में बैठने, लोगों की समस्याएँ धीरे-धीरे सॉर्ट आउट होनी शुरू हो जाएँगी। उनका वृद्धा पेंशन, उनका दिव्यांग पेंशन बनना शुरू हो जाएगा। धीरे-धीरे वो एक कल्चर की तरफ सरकार बढ़ा रही है, सरकार की मंशा ये है और सरकार वहाँ तक पहुँचाएगी। बस थोड़ा-सा जो मैंने कहा कल्चरल पैदा होने में जो टाइम है, उतने टाइम की दरकार है और मुझे लगता है कि यही इंटरव्यू जब 2 साल बाद देखा जाएगा तो पता चलेगा नहीं ये तो पुरानी बात हो गई। हमारे जो पंचायत भवन है वो तो आज की डेट में फंक्शनल हो गए। ठीक है? तो आई होप सो। सर, जो भी आपके जूनियर अधिकारी, कर्मचारी आपको सुन रहे हैं या जो विद्यार्थी सुन रहे हैं या जो जनता सुन रही है, सभी के लिए संयुक्त रूप से क्या मैसेज है आपका? यार आपने बड़ा इतना बड़ा-सा क्वेश्चन पूछ लिया है कि सबके लिए एक ही संदेश तो मैं एक चीज़ कहूँगा कि जो जीवन है, वो आपके कर्मों का इतिहास है और कोई भी व्यक्ति अपने पैदा होने से लेकर के अपने जीवित रहने तक कुछ और नहीं करता है, अपने कर्मों का इतिहास लिखता है। जिसका कर्म जितना बड़ा हो जाता है, उसका इतिहास उतना बड़ा हो जाता है। ठीक है? आपको कोई याद नहीं करता कि आप क्या थे, बस ये याद करता है कि आपने क्या किया। तो आप सबसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अपना मूल्यांकन कोई दूसरा करे, इस पर मत छोड़िए। आप अपना मूल्यांकन खुद करिए और खुद करते रहिए, अनवरत करिए और ये देखिए कि आपने अपने कर्मों को कितना बड़ा बनाया। ठीक है? तो और वो तभी बनेगा जब आप अपने स्फीयर को, अपने व्यक्तित्व को बड़ा बनाने की कोशिश करेंगे। तो वो अनवरत चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो हमारे वृद्ध हों, चाहे जो हों, उनको ये काम मुझे लगता है कि इस फ़िलॉसफ़ी को जीने की कोशिश करना चाहिए, जो मुझे लगता है मुझे पसंद है और मैं जीने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, अभी तक आप सभी सुनील कुमार कौशल जी को सुन रहे थे, जो कि विक्रमजोत विकास खंड से खंड विकास अधिकारी हैं। मैंने एक तमाम सारे विषयों पर फ़ोकस किया, चाहे वो समस्याएँ हों, चाहे वो आपका व्यक्तिगत जीवन हो और बेबाकी से उस पर आपका राय सामने आया है। दोस्तों, इसमें एक बात सामने निकल कर आई है, जो गौवंशजों को लेकर आप सभी के सामने समस्या दिखती है। सर ने भी उस पर बताया कि ये समस्या नहीं समझना चाहिए इसको, इसको एक सामाजिक अभियान के रूप में मिल-जुल कर इसका एक प्रयास निकालना चाहिए कि ये समस्या के रूप में ना दिखे और इसको हम अपने घर से ना छोड़ें या अगर छोड़ भी रहे हैं तो इसको हम गौशाला में पहुँचाएँ। इस तमाम सारे अभियान में जुड़कर एक स जब सामाजिक अभियान उस पर काम करता है तो ये समस्या नहीं रहती है, समस्या खत्म हो जाती है। चाहे हम मनरेगा को लेकर बात करें, जो सर के द्वारा गाइडलाइंस बताई गईं, उस पर काम करना या आप ब्लॉक पर क्या विकास की योजनाएँ चल रही हैं, आप सभी की कोई समस्याएँ हों या किस तरीके से काम करना चाहिए, सर का मैसेज सामने निकल कर आया कि अपना मूल्यांकन व्यक्ति को किसी के ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए, खुद करना चाहिए, खुद के मेहनत पर भरोसा रखना चाहिए। मैंने कर्मचारियों को लेकर प्रश्न किया, तमाम सारी समस्याओं पर फ़ोकस किया। अब आप सभी इंटरव्यू सुनेंगे तो निश्चित रूप से आप सभी को यह इंटरव्यू से बहुत सारी सीख मिलने वाली है, इसलिए इसको पूरा सुनिए और लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए, ताकि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। सर, आपने हमारे साथ बातचीत किया, इतना अमूल्य समय अपना आपने हमको दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद। सभी व्यूअर्स मेरा नमस्कार। धन्यवाद। धन्यवाद।